नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। आज हम आपको अपनी कक्षा के अंदर जो है पाठ पढ़ाने जा रहे हैं वो वैदिक कालीन शिक्षा से लेकर के आए हैं और इसका भाग तीसरा है, यानी पार्ट थर्ड है। हमने इसके दो भाग आपको पहले बता दिए हैं और आज ये इसका भाग तीसरा और अंतिम भाग है। इसमें इसकी विशेषताएं, गुण एवं दोष से अवगत आपको कराने जा रहे हैं। क्या है इसके गुण और क्या है इसके दोष और क्या है इसकी विशेषताएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम अपनी। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ कि यहाँ पर हमारे दो एक क्वेश्चन ऐसे हैं हमारे, चाहे वो सीटेट हो या टेट हो या हमारा एंट्रेंस कोई भी बीएड का टेस्ट हो, तो वहां पर जो है उसमें से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने फिर आपसे कह रही हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया कि हर थ्योरी में से ही हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो तैयार किए जाते हैं। तो आप पाठ को अच्छे से ध्यान से सुने और पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि लास्ट तक हमारे कोई ना कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनता है वो इसमें से अवश्य आएंगे। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ये देखते हैं कि प्राचीन भारतीय शिक्षा, जिसमें कि वैदिक कालीन शिक्षा है और जिसका हमारा भाग तीसरा है। इसके अंदर हम इसकी वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं आज आपके सामने लेकर के आए, जिसमें पहली विशेषता है ज्ञान। ज्ञान यानी कि तीसरा नेत्र इसको बोला गया है, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी हमारे अंदर धारण करने वाली एक ऐसी उपलब्धि है जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है अपने कुछ नकारात्मकता होते हैं उसको हटाता है, अपने ज्ञान के माध्यम से अपने तीसरे नेत्र को खोलता है। और तीसरा नेत्र वो है कि संसार की हर चीज से वो अवगत होता चला जाता है अगर उसने ज्ञान अपने अंदर धारण कर लिया। यानी एक ऐसा अंधकार जिसको कि वो अपने आप काटता चला जाता है ज्ञान के मजबूती के आधार पर। यहाँ पर आपको एक चीज और बता दूं कि ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति जो है अपने अंदर एक ऐसी अद्भुत शक्ति, एक ऐसी अद्भुत ऊर्जा को ग्रहण करता है जिसके माध्यम से हर तरह का जो अज्ञान है, अंधकार है या नकारात्मकता है, वो बिल्कुल उसको हटा देता है। इसीलिए इसको तीसरा नेत्र कहा गया है। और अगर बात चली है वैदिक कालीन शिक्षा की, तो वैदिक काल के अंतर्गत ज्ञान को इतना मजबूत दिया जाता था छात्रों के अंदर कि हर बालक इतना दक्ष होकर के गुरुकुलों से निकलता था। तभी उसको कहा जाता है तीसरा नेत्र, क्योंकि तीसरे दो नेत्रों से तो हम संसार को देखते हैं, परंतु तीसरा नेत्र वो होता है जहां उस संसार को देखने की एक अद्भुत कला होती है, उसको पहचानने की कला होती है कि इस संसार के अंदर ऐसी कौन कौन सी शक्ति है, ऐसी कौन सी ऊर्जा है जिसको कि जानना एक मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। या हम यूं कहें कि पशु का जो एक योनि होती है उससे ऊपर उठाने का कार्य करता है ज्ञान, मनुष्य ज्ञान। तो ज्ञान को तीसरा नेत्र कहा गया है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। दूसरा आता है शिक्षा के उद्देश्य। उस समय शिक्षा के उद्देश्य इस तरीके से हुआ करते थे कि एक निर्धारित शिक्षा के उद्देश्य हुआ करते थे, जहां पर व्यक्ति या एक बालक जो है अपनी एक उम्र के आधार से जब गुरुकुल में प्रवेश करता था तो वहां पर कुछ उद्देश्य होते थे जो कि हमारे समाज के प्रति, व्यक्ति के प्रति, राज्य के प्रति एक समर्पित भाव लेते हुए उस उद्देश्य का निर्धारण किया जाता था। जब व्यक्ति का एक इस तरह से उद्देश्य लेकर के किसी गुरुकुल में प्रवेश करता था, तब वहां पर पूर्णता को प्राप्त करने के बाद वो वहां से बाहर आता था। तो शिक्षा के उद्देश्य बहुत ही मजबूत होते थे और एक मार्गदर्शन के समान उसमें जागृत किए जाते थे। तीसरा आता है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली वो शिक्षा प्रणाली है कि जब गुरुकुल में रहने के बाद एक गुरु अपने छात्रों को, अपने शिष्यों को किस तरीके से वो दे रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि वहां गुरुकुल में जाने के बाद, यानी कि विद्या अध्ययन के जो दौरान वहां प्रवेश करने के बाद एक ऐसी नियमित प्रणाली बना दी जाती थी छात्रों की कि प्रातः काल उठना और रात्रि तक सोना, उनके बीच की जो कार्यकाल उनका होता था उसमें कौन कौन सी ऐसी प्रणाली होती थी वो सब निर्धारित कर दिए जाते थे। एक तो ये हो गया। दूसरा, उन गुरु जो है अपने छात्रों को जो शिक्षाएं देते थे उसमें हर प्रकार की शिक्षा होती थी जो कि जीवन के अनुभवों को लेने के बाद होती थी। यानी कि जीवन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम कौन कौन से एक अनुभव प्राप्त करते जाएंगे, तो उसको देखते हुए ही गुरु जो है सभी छात्रों को शिक्षा दिया करते थे। पहला तो ये हो गया। दूसरा, एक शिक्षा प्रणाली जो हुआ करती थी वो ऐसी होती थी कि वहां पर लिखित का हमारा कोई प्रावधान नहीं था। वहां केवल जो है एक परीक्षा प्रणाली भी होती थी, तो वो भी केवल एक प्रश्नोत्तर के माध्यम से होते थे जो कि मौखिक रूप से वहां पर होते थे। अब उस गुरुकुल प्रणाली के अंदर शास्त्रार्थ किया जाता था, जिसमें कि छात्र
की जब परीक्षा ली जाती थी या मूल्यांकन किया जाता था, तो उस समय जो है छात्र अपने मुख से बोल करके प्रकट करता था अपनी हर, क्योंकि उसने कंठस्थ किया हुआ था हर एक वो ज्ञान या गुरु का उपदेश जिसको कि गुरुकुल में शिक्षा प्रणाली के अंतर के माध्यम से अपने कार्यकाल में दिया गया था। तो यहाँ पर एक तो प्रश्नोत्तर का हमारी शिक्षा प्रणाली होती थी, दूसरी उनकी दिनचर्या ऐसी व्यवस्थित होती थी जिसके माध्यम से छात्र जो है सुबह उठते हुए शाम को भी अपना विद्यार्जन का जो भी एक नियमित दिनचर्या होती थी वो शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत ही आती थी। फिर देखते हैं इसके अंदर उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार एक ऐसा संस्कार होता है जिसके माध्यम से ही बालक गुरुकुल में प्रवेश करता था। अगर बालक का उपनयन संस्कार नहीं हुआ है तो वो गुरुकुल में प्रवेश नहीं कर सकता था। उपनयन संस्कार के अंतर्गत यहाँ सबसे पहले बहुत ही एक सामान्य सी क्रिया कराई जाती थी कि गुरु जो है छात्र के मुख से केवल उसका नाम पूछते थे और उसके आधार से उसको प्रवेश दे देते थे। अब यहाँ पर एक उपनयन संस्कार के और छोटी मोटी गतिविधियां भी कराई जाती थी, लेकिन मुख्यतः जो है उसका एक गुरुकुल में जो प्रवेश किया जाता है तो उस चीज को कहा जाता है उपनयन संस्कार। फिर देखते हैं यहाँ पर गुरु सेवा। जब गुरुकुल में प्रवेश कर गया बालक तो वहां पर एक गुरु सेवा जो होती है वो उसका प्रथम दायित्व होता है कि किस तरह से उसको यहाँ पर अब अपने जो भी वर्ष निकालने हैं 20, 22, 24 जो भी वर्ष उसको यहाँ पर व्यतीत करने हैं तो वहां पर उसको गुरु की सेवा करना अनिवार्य होता था। उसके अपने कर्तव्य का दायित्व जो है उसका निर्वहन करना अत्यंत आवश्यक हुआ करता था। फिर आता है यहाँ पर ब्रह्मचर्य पालन, यानी जब तक गुरुकुल में रहना है तब तक उसको एक ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करना है। अब उसके अंदर एक ऐसा संयमित रूप, एक ऐसा अपने अंदर धारण करना है जहां से वो एक बहुत ही प्रखर रूप लेते हुए गुरुकुल से बाहर आए। जब शिक्षा पूरी हो जाती थी उसके बाद उसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश दिया जाता था, तो उससे पहले शिक्षा अर्जन के द्वारा जो है उसको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। फिर देखते हैं व्यवहारिकता। शिक्षा के अंदर व्यवहारिकता बालक का लाना बहुत आवश्यकता होती थी, क्योंकि जब तक बालक अपने व्यवहार को मृदुल नहीं बनाएगा, एक ऐसा व्यवहार नहीं बनाएगा जिसके माध्यम से एक समाज में एक उच्च रूप से एक उच्च नागरिक के रूप में वो प्रतिष्ठित किया जा सके, तो उसका व्यवहार जो है उत्तम गुणों से भरपूर बनाया जाता था। फिर आता है भिक्षावृत्ति। भिक्षावृत्ति एक ऐसी प्रणाली होती थी कि जिसके माध्यम से एक बालक जो है एक नियम के तहत होती थी। ये आवश्यक नहीं है कि हर बालक जो है एक भिक्षा लेने जाए, लेकिन एक प्रवृत्ति होती थी क्योंकि ये एक आवश्यक गुण माना जाता था। आज के दौर में इस चीज को हम हीन दृष्टि से देखते हैं, परंतु उस समय इस चीज को बहुत ही एक अच्छा रूप माना जाता था, क्योंकि इससे क्या होता है, भिक्षावृत्ति से व्यक्ति के अंदर अहम नहीं उत्पन्न होता। क्योंकि यहाँ पर जब बालक किसी के दरवाजे पर भिक्षा लेने के लिए जाता था, अब ये भिक्षा के रूप में मुख्यतः जो एक राशि प्राप्त होती थी। राशि भी आवश्यक नहीं है कि वो राशि हो, वो भोजन हमारा मुख्यतः हुआ करता था, क्योंकि वहां पर केवल उदर की पूर्ति यानी पेट की जो भूख होती है उसको शांति के लिए जाया जाता था, वहां धन वर्जित होता था। परंतु किसी आवश्यक कोई ऐसी आवश्यकता आ गई है तो वहां पर धन की भी एक ऐसी उपलब्धि होती थी। अगर कोई अपनी स्वेच्छा से धन देना चाहता है तो उसको लिया जा सकता था, परंतु कोई भी भिक्षुक जो है वो धन की मांग नहीं करता था। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि वहां पर अपने साथ साथ अपने जैसे 5 घरों में जाना है, 5 घरों में जाने के बाद एक ये नियम होता था केवल छठे घर में नहीं जाना है, केवल 5 घरों में जाना है। 5 घर में से अगर उसको भिक्षा की इतनी पूर्ति हो चुकी है तो वो वहां पर रुक जाएगा। अगर उसकी एक ही घर में पूर्ति हो चुकी है तो वो आगे नहीं कदम बढ़ाता, वो केवल एक ही घर से भिक्षा लेकर के वापस आ जाता था। ये प्रणाली किस तरह से होती थी कि एक तो इससे अहम की जो है उत्पत्ति ना हो बालक के अंदर, वहां पर समाज में हर व्यक्ति चाहे वो प्रतिष्ठित हो चाहे वो सामान्य हो, वो सब एक भिक्षुक को एक अच्छी दृष्टि से देखा करते थे। तो वहां पर बहुत अच्छी रूप हुआ करता था कि अपने साथ साथ वो गुरु का या गुरु परिवार का या गुरु माता का इनका भी ध्यान रखता था, और भिक्षा में उतना अपने से बचने के बाद जो भी भिक्षा होती थी वो अपने गुरु और गुरु भाइयों के लिए या गुरु माँ के लिए आश्रम के लिए वो कोशिश करता था कि इनकी भी हमें पूर्ति हो जाए। तो ये एक स्वभाव में एक ढालना होता था एक बालक को
कि हमें किस तरीके से जो है अपना जीवन व्यतीत करना है, हमें उच्च आदर्श स्थापित करने हैं, लेकिन विचारों में हीनता ना लेते हुए। तो भिक्षावृत्ति एक ऐसी ही प्रणाली हुआ करती थी जिसके माध्यम से बालक जो है अपने अंदर आए हुए दोषों को दूर कर देता था, और समाज भी इनको हीन दृष्टि से नहीं देखता था बल्कि एक उच्च दृष्टि से देखता था, और इनको संपूर्ण रूप से सहयोग देना अपना उत्तरदायित्व समाज भी समझता था। फिर आता है यहाँ पर व्यक्ति के लिए शिक्षा। यहाँ पर जो शिक्षा बताई गई है वो व्यक्ति के लिए बताई गई है, क्योंकि जब व्यक्ति एक आचरण से परिपूर्ण होगा, उसका व्यवहार संयमित होगा, तो वो अपने समाज को, अपने समाज के साथ साथ अपने राष्ट्र को, इन सबको मजबूती दे सकता है। इसलिए यहाँ पर व्यक्ति के लिए शिक्षा बताई गई है, ना कि समाज के लिए या राष्ट्र के लिए, क्योंकि समाज भी व्यक्ति से बनता है और समाज के माध्यम से जो है वो राष्ट्र बनता है। जब हमारा समाज मजबूत होगा, शिक्षित होगा, तो वहां पर एक हमारा राष्ट्र स्वतः ही मजबूत होता चला जाएगा। और इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति का जो है एक आचरण ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत ही उत्तम रूप हो। तो यहाँ पर जो शिक्षा बताई गई है वो व्यक्ति के लिए बताई गई है, क्योंकि व्यक्ति ही अपने आचरण को सुधार सकता है अपने तीसरे नेत्र यानी ज्ञान को जगा करके। फिर देखते हैं यहाँ पर इसकी जो अवधि हुआ करती थी शिक्षा अर्जन करने की, तो उस अवधि में यानी कि बालक 8 वर्ष की अवस्था अथवा 11 वर्ष की अवस्था में प्रवेश करते थे गुरुकुल के अंदर, और यहाँ पर 24 वर्ष तक उसको गुरुकुल में रहना होता था। अगर इस बीच किसी बालक को कोई परेशानी हुई है, जैसे वो बीमार है, शारीरिक रूप से निर्बल है, तो अपना वहां बीच में उसको अध्ययन रोक देना पड़ता था, परंतु वो जैसे ही स्वस्थ होता तो फिर कुछ समय बाद वो फिर से अर्जन कर लेता था। साथ ही साथ कुछ इसमें, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जो ब्राह्मण वर्ण जो हुआ करता था उसको आजीवन रहने की इसमें एक परमिशन दी गई होती थी कि वो अपना यहाँ पर रहने के बाद अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकता है, चाहे वो ब्रह्मचर्य के रूप में रहे, चाहे वो अपना कैसे भी अपना जीवन, एक सांसारिक जीवन में भी प्रवेश करने के बाद वो गुरुकुल में रहते थे, और उसके बाद वो अपना पूरा, जैसे अन्य बच्चे जब गुरुकुल में प्रवेश करते थे तो उनको शिक्षा देने का कार्य करते थे। तो ये एक उस वर्ण को एक पूरी तरह से मान्यता प्रदान थी कि वो अपना आजीवन गुरुकुल में रह सकते हैं। परंतु बाकी के जो वर्ण के लोग होते थे वहां पर, जैसे क्षत्रिय और वैश्य, तो उनको जो है अपना 24 वर्ष के बाद गुरुकुल से बाहर जाकर के अपना गृहस्थाश्रम आश्रम में प्रवेश करना पड़ता था। तो यहाँ पर एक जो बताई गई है अवधि वो 8 या 11 वर्ष से प्रारंभ होती थी, जो कि 24 वर्ष तक चलती है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिर हम देखते हैं वहां का पाठ्यक्रम क्या हुआ करता था। पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया जाता है? वेद, वेदांग, गणित को कहा जाता है कल्पराशि। ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए कि गणित जो है वो उसको किस नाम से वैदिक काल में जाना जाता था, तो वो है कल्पराशि। तो यहाँ पर वेद, वेदांग, गणित यानी कि कल्पराशि, ब्रह्म विद्या यानी कि ईश्वर से संबंधित, देव विद्या होती है देवताओं से संबंधित, तर्कशास्त्र, दर्शन यानी कि फिलॉसफी, नक्षत्र विद्या, आचार व्यवहार आदि, इन सब की शिक्षाएं वहां पर दी जाती थी। तो उसको पाठ्यक्रम के अंतर्गत उसी रूप से रखा जाता। तो बहुत सारी और भी इसमें शिक्षाएं होती थी। तो वहां पर पाठ्यक्रम को भी एक इस तरीके से बताया जाता है कैसे कैसे जिस बच्चे का, जैसे राजा है तो राजा को एक राजनीति की शिक्षा दी जाती थी। अगर कोई वैश्य है और व्यापार करना चाहता है तो वहां पर जो है, अब यहाँ पर वर्ण के आधार से नहीं, कोई अगर ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है और अगर वो वैश्य के यानी कि व्यापार करना चाहता है तो उसको उसी हिसाब से शिक्षा प्रदान की जाती थी। यहाँ पर व्यक्ति के बालक के एक रुचि के आधार से शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिससे कि बालक जो है अपने ही आधार से अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय को एक उत्तम गति प्रदान करे। तो यहाँ पर जो है उसकी पाठ्यक्रम जो होते थे उसमें बहुत सारी ऐसी पाठ्यक्रम चर्या होती थी जिसके माध्यम से बालक अपनी रुचि के अनुसार उस चीज को अपनाता था। फिर आता है यहाँ पर शिक्षण प्रणाली। शिक्षण प्रणाली में क्या होता है? लोकगीत की भांति मंत्रोच्चारण, पाठ, कंठस्थ, संस्कृत भाषा प्रणाली। कभी कभी ऐसा होता है, संगीत हमारा एक ऐसा है कि जिसको कि अगर हम किसी भी चीज को याद करते हैं तो वहां पर अगर हम संगीत का सहारा ले लेते हैं तो हमारे अंदर एक पाठचर्या जो है वो तुरंत याद हो जाती है। बहुत सी चीजें ऐसी होती है, वो शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। तो वहां हम एक यही इसमें बताया गया है कि जो शिक्षण प्रणाली होती थी, जैसे लोकगीत प्रचलित होते थे तो उसी के आधार से भी बालक उस चीज को शिक्षण प्रणाली यानी खेलते खेलते, गाते गाते सीखना।
फिर इसमें होता था कि जो मंत्रोच्चारण होते हैं उनको एक लय संगीतबद्ध बनाते हुए तब जाकर के उस चीज को बालक के सामने प्रकट किया जाता, तो बालक उस चीज को कंठस्थ करते थे। तो एक कंठस्थ करना हो गया। और जो वहाँ की शिक्षा थी वो एक संस्कृत भाषा प्रणाली के अंतर्गत थी, यानी संस्कृत भाषा के अंदर जो है शिक्षा को दिया जाता था। तो एक ये हो गया। 13 आता है कि गुरु शिष्य संबंध। गुरु शिष्य संबंध ऐसे होते थे कि एक पिता और पुत्र की भांति, जैसे पिता और पुत्र स्नेहवश रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, ठीक उसी तरीके से वहां पर जो है गुरु और शिष्य का एक संबंध हुआ करता था। गुरु अपने शिष्यों को जो है पुत्र के समान समझता था और शिष्य जो है अपने गुरु को अपने पितृ तुल्य समझता था। फिर उसके बाद आता है औद्योगिक शिक्षा। औद्योगिक शिक्षा वो चीज होती थी क्योंकि जीवन को जब जीना है, विकसित करना है और हमें अपने जीवन जीने के लिए बहुत सारी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं उनकी पूर्ति के लिए हमें विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करना आवश्यक होता है। तो अब वो औद्योगिक जो शिक्षा होती थी वो होती थी पुरोहितत्व, यानी कि जो भी अपना पुरोहितत्व, जैसे कि ईश्वर वंदना है, ईश्वर की पूजना है, आराधना है, इससे संबंधित जो बातें आती हैं वो पुरोहितत्व में आती थी। यहाँ पर शस्त्र शिक्षा, कृषि, पशुपालन और व्यापार, तो उसी तरीके से शिक्षा बालक को दी जाती थी जो कि उसके जीवन में उपयोगी हो और वो अपनी जीविका को उसी हिसाब से अपना सके। क्योंकि जहां बालक की, जैसे अभी आपको बताया था कि रुचि होगी, रुचि के आधार से ही बालक जो है अपना एक व्यापार को एक्सेप्ट कर सकता था ताकि उसमें और ज्यादा से ज्यादा वो विकसित कर सके। तो ये हो गया। अब आता है यहाँ 15 यानी नारी शिक्षा। उस समय भी नारी शिक्षा हुआ करती थी। ये बात सही है कि नारी शिक्षा का उस समय अभाव था, इतना अभाव नहीं था। आज हम देखते हैं नारी शिक्षा बहुत अच्छे रूप से, लेकिन आज भी हम अगर ये देखें तो पूरी तरह से ये आज भी संभव नहीं हो पाया है कि नारी को एक उचित रूप से शिक्षित किया जा सके। तो उस समय जो है अगर हम देखते हैं तो बहुत सी नारियों का विवरण आपको मिल जाता है कि बहुत सी नारियां जो हैं वेदांगी के नाम से जानी जाती थी क्योंकि उनको वेदों का ज्ञान हुआ करता था। तो वहां पर हम कहते हैं नारी के लिए जो शिक्षा व्यवस्था होती थी वो गुरुकुल में नहीं होती थी। वो अपने घर परिवार में अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वो घर और परिवार के अंदर ही पढ़ सकते थे। जैसे राजा है तो वो अपनी राजकुमारियों को जो है घर के अंदर व्यवस्था करा देते थे, वहां पर गुरु माताएं उनको शिक्षित किया करती थी। और अगर कोई सामान्य व्यक्ति है और कोई सामान्य कन्या अगर शिक्षा ग्रहण करना चाहती है तो वो अपने ही भाइयों के माध्यम से, जो कि गुरुकुल से प्राप्त शिक्षा लेकर के आए हैं, या अपने माता के द्वारा या अपने पिता के द्वारा उस शिक्षा को ग्रहण कर सकती थी। तो नारी शिक्षा की जो व्यवस्था होती थी वो घर परिवार के अंदर हुआ करती थी, गुरुकुल में नहीं होती थी। और अंत में हम देखते हैं शैक्षिक उपलब्धियां, यानी कि उस समय जो है शैक्षिक उपलब्धियां क्या क्या होती थी, जैसे कि देव, पितृ, ऋषि, समाज ऋण चुकाने की व्यवस्था। अब यहाँ पर देवता का ऋण होता है, पितृ का ऋण होता है, समाज की जो व्यवस्था है, हम एक व्यक्ति का दायित्व होता है, उसके प्रति दायित्व का निर्वाह कैसे किया, उसका ऋण चुकाने की, तो इस तरह की शिक्षा उनको दी जाती थी। तो कि वो अपना देव का ऋण चुका सके, पितृ का ऋण चुका सके, ऋषि का ऋण चुका सके, समाज का ऋण चुका सके, साथ ही माता पिता, अतिथि सेवा, माता पिता की नियमित रूप से सेवा की जाती थी। अतिथि अगर कोई दरवाजे पर आए तो उसको भी एक भगवान का दर्जा दिया जाता था, इस तरह का भाव बालक के अंदर दिया जाता था, ये एक उपलब्धि होती थी। फिर आता है चरित्र विकास। सबसे बड़ा माना जाता है चरित्र विकास। अगर चरित्र उत्तम नहीं है तो व्यक्ति अपने एक ऐसे पथ पर जाएगा जहां पर उसका पतन संभव है। तो वहां पर चरित्र का विकास मुख्यतः किया जाता था ताकि व्यक्ति उत्तम आचरण कर सके। फिर है राष्ट्रीय संस्कृति सुरक्षा। इन सबसे ज्यादा हम कहते हैं अब हमारे से एक व्यक्ति से ज्यादा उसका राष्ट्र है और राष्ट्र के प्रति एक समर्पित भाव होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जो है, हम कहते हैं कि हम एक व्यक्ति के लिए राष्ट्र है, तो व्यक्ति के लिए राष्ट्र नहीं है बल्कि राष्ट्र जो है वो व्यक्ति के लिए है। व्यक्ति जो है वो राष्ट्र के लिए है, क्योंकि जब राष्ट्र के लिए हम समर्पित भाव को रखेंगे तो वहां पर हम एक ऐसा अपना एक उसकी सुरक्षा के लिए सबसे पहले सोचते हैं। आज भी अगर हम देखते हैं कि अगर कोई हमारे देश पर कोई आक्रमण की बात करे या कोई इस तरह से, जैसे हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी देश जो है हमारे भारत को कितनी हानि पहुंचाने की हर समय कोशिश करते हैं, तो वहां हम अपने एक आग बबूला हो जाते हैं कि हमारे देश के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम इसका जवाब देंगे। तो ये सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि हमारा एक समर्पित जीवन जो होना चाहिए वो राष्ट्र के लिए होना चाहिए। अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं, हमारी नागरिकता सुरक्षित है,
हमारी पहचान है हमारे राष्ट्र से। तो इसलिए यहाँ पर जो एक संस्कार दिए जाते थे, वो व्यक्ति के अंदर जो भावनाएं रखी जाती थी, वो राष्ट्र को सुरक्षित कैसे रखा जाए, हमारी संस्कृति क्या है, क्योंकि हमारी पहचान हमारी संस्कृति से ही जानी जाती है, तो उस संस्कृति को सुरक्षित कैसे रखा जाए, इस तरह की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। तो ये सारी उपलब्धियां हुआ करती थी वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत। तो यहाँ पर ये हमने सारी आज आपको वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताओं से अवगत कराया। अब हम इसके देखते हैं गुण, कि वैदिक कालीन शिक्षा के अंदर कौन कौन से गुण थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निशुल्क शिक्षा। उस समय जो शिक्षा होती थी वो निशुल्क हुआ करती थी, क्योंकि वहां पर कोई भी जो छात्र प्रवेश करता था, वो कोई भी एक ऐसा शुल्क नहीं देता था जिसके माध्यम से कि वो शिक्षा लेने जाए। हाँ, जब जैसे अगर कोई समर्थ है, राजा के माध्यम से है, अगर राजा का एक सपोर्ट मिल रहा है गुरुकुल को, तो गुरुकुल चल रहा है, या भिक्षाटन के आधार से गुरुकुल चल रहा है, तो वहां पर एक ऐसे भाव से जब अंत में बालक शिक्षा लेने के बाद जब गुरुकुल से प्रस्थान करते थे, तो उस समय गुरु दीक्षा दी जाती थी, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी गुरुकुल में देना चाहता था उस हिसाब से दे लेता था। अगर किसी के पास धन नहीं है, तो वहां पर केवल एक वचन दे करके ही गुरु उसको अपनी गुरु दीक्षा से मुक्त कर देते थे। और वो वचन उनका चाहे समाज के लिए समर्पित भाव हो, चाहे कोई ऐसा अपूर्ण कार्य है जिसको करने के लिए उसको कहा जाए तो उसको वो पूर्ण करना होता था, देश के लिए सुरक्षित भावना को रखने का एक प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी। तो इस तरह का एक वचन देना कि मैं निकट भविष्य में ये कार्य पूर्ण करूंगा, तो वो उसको पूर्ण करता था, तो ये उसकी प्रतिज्ञा मानी जाती थी, तो ये उसकी गुरु दीक्षा मानी जाती थी। तो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था जो पूर्णतः निःशुल्क हुआ करती थी, ये इसका एक गुण है। दूसरा आता है यहाँ पर शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य कुछ यहाँ पर निर्धारित किए गए थे कि व्यक्ति को शिक्षित क्यों करना है। छात्र गुरुकुल में आया है तो वो क्यों आया है, वो एक उद्देश्य लेकर के जो जाता था, उस उद्देश्य की पूर्ति की जाती थी वहां पर। फिर देखते हैं शिक्षा का पाठ्यक्रम। शिक्षा का जो पाठ्यक्रम हुआ करता था, वो जो भी उसमें दिया जाता था वो बहुत ही मजबूती वाला होता था, जिससे कि व्यक्ति अपने अंदर उन सभी गुणों को सम्मिलित करे, अपने अंदर अर्जित करे, जिससे कि वो एक अच्छा व्यक्तित्व लेकर के जब गुरुकुल से जाए तो एक प्रतिष्ठित नागरिक, प्रतिष्ठित समाज की व्यवस्था बना सके। तो पाठ्यक्रम भी एक उसी तरीके से निर्धारित किया जाता था। फिर है विशिष्टीकरण। ये विशिष्टीकरण व्यक्ति के अंदर निर्धारित किया जाता था, क्योंकि ये सारे मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, संस्कृति है, बहुत सी धरोहरें हैं, उन सब के प्रति एक ऐसी दृष्टि रखता था जो कि एक विशिष्ट बना देता था एक व्यक्ति को। तो हमारी शिक्षा के अंदर एक ऐसा उस समय वैदिक कालीन शिक्षा के अंदर जो है वो विशिष्टीकरण उसका हुआ करता था। फिर देखते हैं गुरु शिष्य के मध्य मधुर संबंध। गुरु और शिष्य के मध्य जो है बहुत ही मधुर संबंध हुआ करता था। वो एक पिता और पुत्र की तरह वहां पर अपने जीवन में रहते थे जब तक उनको विद्या करने का समय मिलता था। फिर उसके बाद आता है शिक्षा का वास्तविक अर्थ। एक शिक्षा का वास्तविक अर्थ हुआ करता था जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने साथ साथ अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने राष्ट्र का, इन सबको मजबूती बनाए, इन सबको अपना सहयोग दे। तो वहां पर जो है एक ऐसा वास्तविक अर्थ होता था। आज की शिक्षा के समान ऐसा नहीं है। आज शिक्षा जो है व्यक्ति को सेल्फिश बना रही है, ज्ञान दे रही है परंतु उसको एक सेल्फिश बना रही है, क्योंकि व्यक्ति आज केवल अपने लिए सोच रहा है। वो अपने न तो समाज के लिए सोचता है, ना अपने राष्ट्र के लिए सोचता है, वो केवल अपने, यहाँ तक कि परिवार के लिए भी अब नहीं सोच रहा है। ऐसी बातें भी देखी जाती हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति जो है केवल सेल्फिश होता चला जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्या हमेशा हमें सिखाती है कि हमें सबका सहयोग देना चाहिए। हम अगर किसी से सहयोग की प्राप्ति का कामना रखते हैं तो हमें उसके लिए सहयोग देना भी चाहिए। तो यहाँ पर जो है एक शिक्षा का वास्तविक अर्थ वैदिक कालीन शिक्षा में हुआ करता था। फिर देखते हैं उत्तम शिक्षण विधियों का विकास। उस समय जो शिक्षण विधियां दी जाती थी, होती थी, जिसके माध्यम से कि शिक्षा दी जाती थी छात्रों को, वो बहुत ही उच्च क्वालिटी की होती थी, बहुत ही उत्तम होती थी, क्योंकि वहां पर नागरिक का निर्माण होता था। और नागरिक का निर्माण जब ही होता है जब एक व्यक्ति अपने अंदर उन समस्त शक्तियों को, उन समस्त ज्ञान को अपने अंदर धारण करे, जिसके माध्यम से उसका एक उत्तम आचरण स्थापित किया जा सके। फिर आता है गुरु व शिष्य का अनुशासित जीवन। इनका एक ऐसा अनुशासित जीवन हुआ करता था जिसको कि पूरा एक गुरुकुल में रहने के बाद एक अनुशासित, क्योंकि पृथ्वी को भी अगर आप देखते हैं तो एक नियम के आधार से चल रही है, प्रकृति एक नियम के तहत चलती है। वहां पर एक अनुशासन है। अगर अनुशासन की भंग होता है अनुशासन, तो वहां पर हम देखते हैं कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है। अब
व्यक्ति प्रकृति के साथ अगर हम देखते हैं कि अगर उसके साथ एक गलत भेदभाव करता है, जैसा कि हम देख रहे हैं वर्तमान समय में कि व्यक्ति सिर्फ अपने लिए सोचता है, प्रकृति के लिए नहीं, अंधाधुंध पेड़ कट रहे हैं, नदियों में गंदगी फैलाई जा रही है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम जब प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं तो प्रकृति अपना कहीं ना कहीं बदला लेगी। तो उस तरीके से एक नियम है उसके अंदर, तो वो नियम अगर हम अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर, अपनी दिनचर्या के अंदर एक नियम को भी तोड़ते हैं, अनुशासन को भी तोड़ते हैं, तो वहां पर हमें कहीं ना कहीं खामियाजा उठाना पड़ता है। तो उस समय इसी चीज की एक मजबूती हुआ करती थी कि गुरु और शिष्य दोनों ही अनुशासित रहते थे। जब एक गुरु अनुशासित रहते हैं तो छात्र उसका अनुकरण करते थे, तो वो भी अनुशासित रहते थे। और अंत में इसका देखते हैं कि गुरुकुल का जो पर्यावरण व संस्कारी जीवन, वहां का पर्यावरण बहुत ही शांत, निर्मल और बहुत ही मनोरम हुआ करता था, और वहां पर एक संस्कारी जीवन व्यतीत किया जाता था। वो अगर हम कल्पना करते हैं तो हम उस चीज को, कभी कभी हमारा भी मन करता है कि हम नेचर की तरफ जाएं, क्योंकि इस भागम भाग भरी जिंदगी से जब हम परेशान हो जाते हैं तो मन करता है कि हम भी नेचर की तरफ जाएं। क्यों जाएं? क्योंकि हमें एक ऐसा शांत अनुभव चाहिए। तो वही चीज उस समय हुआ करती थी। तो एक संस्कारी जीवन वहां पर हुआ करता था गुरु के संरक्षण में, और वहां का जो पर्यावरण होता था वो बहुत ही मनोरम हुआ करता था, जिसमें कि एक विद्यार्थी जब अपने अंदर शिक्षा ग्रहण करता था तो बहुत ही आसानी से उसको अपने अंदर धारण कर लेता था। तो ये सारी उसके गुण थे। अब हम इसके देखते हैं कुछ दोष भी हैं, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक होता है गुण तो दूसरा होता है अवगुण। अब यहाँ पर उसमें हालांकि हम कहते हैं वैदिक कालीन शिक्षा में अवगुण नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी जब दूसरा पहिया है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसका हमें अंश दिखाई देगा। तो वही चीज है, उसी से हम देखते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा के कुछ हल्के फुल्के दोष भी बताए गए हैं, जैसे कि शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व नहीं था उस समय। जैसे अभी आपको बताया था कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जो ऐसी हुआ करती थी कि वहां पर गुरु जो है अपने एक एकांत में कहीं ऐसे स्थान पर ले जाते थे जो कि नगर से या शहर से दूर हुआ करते थे, जहां भीड़ भाड़ ना हो और बालक अपनी पूरी शिक्षा को बहुत ही शांति से अपने अंदर धारण कर सके। तो वो नदी का कोई स्थान भी होता था जहां पर प्रचुर मात्रा में एक वनीय संपदा उनको सहयोग करती थी। साथ ही साथ वहां पर राजा का कोई इंटरफेयर नहीं होता था। अगर राजा अपनी स्वेच्छा से कुछ देना चाहे तो गुरुकुल में दे सकता था, परंतु हम ये कहें जैसे आज की वर्तमान प्रणाली में हम देखते हैं कि हर विद्यालय जो कि ये चाहता है कि हमें राज्य से या सरकार से हमें कोई ना कोई ऐसी सुविधा प्राप्त हो, लेकिन उस समय ऐसी कोई भी बात नहीं होती थी। तो वहां पर जो शिक्षा राज्य का एक उत्तरदायित्व नहीं होता था, वहां केवल गुरु का एक उत्तरदायित्व उसमें होता था। तो ये भी ऑब्जेक्टिव है हमारा। और दूसरा आता है अव्यवस्थित पाठ्यचर्या। हालांकि कोई ऐसी अव्यवस्थित पाठ्यचर्या नहीं होती थी, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे किसी समय पर कोई बात बालक को जैसे समय के आधार से भिक्षा के लिए भेज दिया है, या कोई और उसकी बदल दिया, या गुरुकुल में किसी और ने प्रवेश किया तो थोड़ा बहुत, तो ये पाठ्यचर्या एक ऐसी पाठ्यचर्या हुआ करती थी। वैसे तो नियमित होती थी, लेकिन कभी कभी समय को देखते हुए इसमें परिवर्तन हो जाता था। तो वही चीज इसमें अव्यवस्थित पाठ्यचर्या को रखा गया है। फिर देखते हैं रटने पर ध्यान, कंठस्थ करना। जैसे कि उस समय लिखित रूप नहीं होता था, वहां पर केवल मौखिक रूप होता था। तो वहां पर जो है एक रटने की प्रवृत्ति होती थी। बालक को कुछ मंत्र दिया जाता था, उस मंत्र के माध्यम से, वो एक मंत्र जो होते हैं वो सूत्र होते थे, और उन सूत्रों के माध्यम से उनको कंठस्थ यानी कि बार बार बोला जाता था, तो जो कि रटना था। लेकिन आज भी हम देखें तो हमारे यहाँ पर एक रटने की जो प्रणाली है भूल जाते हैं, बात सही है, लेकिन जब उस चीज को, किसी न किसी चीज को इस तरीके से कंठस्थ किया जाए जिसको संगीतबद्ध तरीके से जैसे रखा गया था, तो बहुत आसानी से हम उस चीज को कर सकते। तो यहाँ पर एक चीज रखी गई है और रटने पर बल दिया जाता था। फिर आता है आय के अनिश्चित स्रोत। आय के अनिश्चित स्रोत इसलिए होते थे यहाँ पर कि अगर राजा ने अपना कोई भी सहयोग दिया तो गुरुकुल में आ गया। अगर कोई बालक है वो अपने, जैसे वहां पर अगर जैसे 25-30 बालक हुए अगर एक आश्रम में, तो 25-30 बालक अगर भिक्षा के लिए जाएंगे तो बहुत सारी संपत्ति आ सकती थी, बहुत सारी जो भी उनकी योजनाएं होती थी खाने पीने की, वो सारी चीजें उनकी एक इस तरह का बहुत सारी चीजें मानी जाती थी कि वो कौन कौन सी ऐसी व्यवसाय के आधार से है। तो वहां पर वो आय के अनिश्चित, जिसका कोई निश्चित रूप नहीं था, वो स्रोत वहां पर थे। फिर आता है कि जनसंचार का अभाव। जनसंचार का अभाव होता था, यानी कहीं जाने आने की जो व्यवस्था होती थी वहां पर एक मेहनत खुद ही करनी पड़ती थी। तो कोई ऐसा
अभाव था, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जनसंचार का कि अगर कोई तत्काल में अगर आवश्यकता पड़ी है तो नगर से या समाज से कोई भी सहायता ली जाए। फिर आता है कठोर अनुशासन। गुरुकुल में अनुशासन जो होता था वो बहुत ही कठिन होता था। वहां पर अगर अगर हम कहते हैं हमारे जीवन के अंदर भी अगर कठोर अनुशासन हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो हम अपनी दिनचर्या को बिगाड़ लेते हैं, अव्यवस्थित कर लेते हैं। और ठीक उसी तरीके से तो वो कठोर अनुशासन होते थे। अब वो कठोर अनुशासन में या तो अगर किसी बालक ने कोई उद्दंडता की है तो या तो उसको भोजन नहीं दिया जाता था, या फिर उसको भिक्षा के लिए भेजा नहीं जाता था, या उससे कोई ऐसा शारीरिक कार्य करा लिया जाता था तो जो उसकी कैपेसिटी से बाहर है। तो ये कठोर अनुशासन हुआ करते थे। फिर आता है यहाँ पर अंत में स्त्री शिक्षा की उचित व्यवस्था का अभाव। उस समय स्त्री शिक्षा की जो उचित व्यवस्था थी वो केवल घर पर ही होती थी, और वो भी एक इस तरीके से होती थी कि जैसे अभी आपको बताया मैंने कि या तो अपने घर में पहले से माता पिता हैं तो वो अगर पढ़ करके आए हैं, या फिर अपने बच्चों को दे लेंगे, या फिर अपने भाई हैं जो गुरुकुल से आए हैं तो वो अपनी बहनों को पढ़ा दें या बेटियों को पढ़ा दें। तो इस तरीके से हो गया। लेकिन राजघराने के अंदर जो है राजाओं की कन्याएं जो हुआ करती थी उनके लिए व्यवस्था होती थी तो वो भी घर पर ही होती थी। यानी कि कहने का मतलब ये है कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी जिसके माध्यम से कन्याएं गुरुकुल में प्रवेश कर पाती थी। तो वो उस समय एक ऐसा अवगुण था उसका। तो यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे विशेषताएं हैं उसके सामने अगर हम देखते हैं तो अवगुण बहुत कम है, लेकिन विशेषताएं इसकी बहुत है और इसके गुण भी बहुत है। क्योंकि वैदिक कालीन शिक्षा की वजह से एक अच्छे और सच्चे नागरिक का निर्माण होता था, इसलिए वैदिक शिक्षा आज भी हम देखते हैं तो हमारे संस्कृति में आज भी समाई हुई है। और अगर हर व्यक्ति बचपन से ही इस चीज को बालक के अंदर डालने की कोशिश करे तो वहां पर आज भी हम उस शिक्षा को, उस समाज को स्थापित कर सकते हैं जो कि उस प्राचीन समय में हुआ करता था। तो आज मैंने आपको यहाँ पर ये छोटी सी बातें बताने की कोशिश की हैं और आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में भी आई होंगी। और अगर मैं आपसे यही कहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जिसको इसकी आवश्यकता है। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।